इस कहानी की शुरुआत एक 7 साल की बच्चे को दिखाते हुए होती है जो अपने पिता एरिक और एंड्रयू के साथ वेकेशन पर आई है। ये लोग पेंसिल्वेनिया की रहवासी क्षेत्र से दूर जंगल के बीचों बीच एक केबिन में ठहरे हुए होते हैं। एरिक और एंड्रयू एक गे कपल है और क्योंकि वेलिंग उनकी एडॉप्टेड बच्ची है इसलिए वो दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब वैन केबिन के बाहर टिड्डों के साथ खेल रही होती है कि तभी एक हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का एक आदमी उसके पास आता है और उससे मीठी मीठी बातें कर उसे अपना दोस्त बना लेता है। धीरे धीरे वैन को उस आदमी की बातें बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी लगने लगती हैं जब वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर दुनिया को बचाने आया हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की मदद की जरूरत है। इसी बीच उस आदमी के कुछ और साथी भी वहाँ पर आ जाती हैं जो हाथ से बने धारदार और खतरनाक हथियारों से लैस थे। वैन जब उन लोगों को केबिन की तरफ आता देखती है तो वो बहुत डर जाती है, इसलिए वो फौरन केबिन के अंदर जाती है और अपने दोनों पिता को उस डरावने आदमी और उसके हथियार लिए 3 साथियों के बारे में बताने लगती है। पहले तो एरिक और एंड्रयू को वैन की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो आदमी अपने तीनों साथियों के साथ केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर वो उन दोनों से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, तब वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर देते हैं। वो आदमी बार बार एरिक और एंड्रयू से दरवाजा खोलने को बोलता है और कहता है कि देखो यहाँ पर हम बहुत जरूरी काम से आए हैं जिसके लिए हमारा आमने सामने बैठकर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी एंड्रयू उस आदमी को दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है और पुलिस को कॉल करने की धमकी भी देता है। लेकिन बाहर खड़े लोगों को ये पता था कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो अब जब काफी देर हो जाती है और ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं तब वो लोग खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं और तभी एरिक सबरीना नाम की एक लड़की से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सबरीना एरिक पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसे बार बार यही समझा रही थी कि तुम घबराओ मत, हमें बस तुमसे बात करनी है। लेकिन फिर भी इस हाथापाई में एरिक का पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू रेडमंड नाम की एक आदमी को बहुत मारता है, लेकिन इस सब के बावजूद वो चारों लोग एरिक और एंड्रयू पर काबू पा लेते हैं और उन्हें कुर्सी से बांध देते हैं और वैन को भी वहीं उनके पास ही खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबरीना पेशे से एक नर्स है और वो एरिक की मदद करती है और उसके घाव पर पट्टी लगाती है। जिसके बाद वो आदमी अपने तीनों साथियों से कहता है कि अब समय हो गया है और हमें शुरू करना चाहिए। जिसके बाद वो चारों एरिक और एंड्रयू को अपना परिचय देने लगते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करती है सबरीना, जो बताती है कि वो साउथ कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर से है और पिछले 5 वर्षों से नर्स के रूप में काम कर रही है। वो बताती है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। वहीं दूसरा आदमी रेडमंड, जो उन सभी में से सबसे ज्यादा घमंडी था। रेडमंड मैसाचुसेट्स का रहने वाला था और एक गैस कंपनी में दुर्घटना निवारण विभाग में काम करता है। इसके बाद बारी आती है एड्रीना की, जो अपने बारे में बताती है कि वो वॉशिंगटन डीसी से है और केबिन में आने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में लाइन कुक थी। आखिर में वो हट्टा कट्टा आदमी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लेनॉर्ड है और मैं शिकागो से हूँ, जहाँ पर मैं दूसरी कक्षा का शिक्षक हूँ। हालांकि लेनॉर्ड की पर्सनालिटी उसके काम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। तो अब लेनॉर्ड उन्हें अपने मकसद के बारे में बताता है और कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। हम सब ने एक विजन देखा था जिसमें हमने देखा कि जल्दी ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया में प्लेग फैल जाएगा और समुद्र में भूकंप आने लगेंगे। और हमने ये भी देखा है कि इस सर्वनाश को रोकने का एकमात्र तरीका है कि तुम तीनों में से किसी एक को अपनी मर्जी से कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अगर हम में से कोई भी तुम्हें मारता है या तुम आत्महत्या करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। हम सब भी एक दूसरे को कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, हम सब साथ हैं क्योंकि हम सब ने भी एक जैसा ही विजन देखा था। तो अब ये सब सुनने के बाद एंड्रयू को लगता है कि ये सब झूठ है, ये कोई ग्रुप है जिसने प्लान करके हमारे घर में घुसा और हमें टॉर्चर कर रहा है। इस सब पर लेनॉर्ड उनसे कहता है कि हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर तुम तीनों में से कोई भी हमारी बात मानता है तो हम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। एंड्रयू को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता है और वो किसी भी हालत में अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो लेनॉर्ड से उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। तो अब क्योंकि एंड्रयू ने बलि देने से साफ मना कर दिया था और क्योंकि लेनॉर्ड के हिसाब से वक्त हो चुका था बलि देने का, तब रेडमंड एरिक और एंड्रयू के सामने आता है और एक सफेद कपड़े का मुखौटा पहनकर घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसके बाद लेनॉर्ड और वो दोनों लेडी अपने हाथ से बने हथियारों को लेकर रेडमंड के पास आती हैं और फिर उसी हथियार से उसके सिर पर हमला कर उसे मार देती हैं। जब रेडमंड की मृत्यु होती है तो एरिक, जिसके सिर पर पहले ही चोट लगी थी, उसे उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। हालांकि अब भी उन्हें लेनॉर्ड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन रेडमंड की मौत से ये सब बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं। जिसके बाद लेनॉर्ड उन्हें यकीन दिलाने के लिए टीवी पर एक न्यूज चलाता है जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया के कुछ हिस्सों में शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आए हैं, जिससे कई सारी मौतें हुई हैं।
एंड्रयू को लगता है कि एरिक और एंड्रयू के समलैंगिक जोड़े होने के कारण ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एंड्रयू को याद आता है कि रेडमंड ही वो आदमी था जिसने एक बार में उस पर हमला किया था जब वो एरिक से पहली बार मिलने गया था। लेकिन तभी लेनॉर्ड एंड्रयू से बताता है कि हम उस कारण से यहाँ पर नहीं आए हैं, हम दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह रात गुजारने के बाद अगले सुबह जब एड्रियाना वैन को नाश्ता करा रही होती है, तब वैन बड़ी ही चालाकी से वहाँ से एक चाकू लेकर एरिक के हाथ में दे देती है ताकि वो अपने हाथ खोल सके। लेकिन एक बार फिर लेनॉर्ड उनके सामने आता है और एरिक और एंड्रयू से कहता है कि अब दूसरी तबाही का वक्त हो चुका है, जिसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी मर्जी से बलिदान देना होगा। लेकिन जब एंड्रयू एक बार फिर ऐसा करने से साफ मना कर देता है, तो इस बार एड्रीना उनके आगे आती है और उन्हें बताती है कि उसका चार्ली नाम का एक बेटा है और मैंने अपने विजन में उसे बार बार मरते देखा है, उसकी चीखें सुनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बेमौत मरे, इसलिए एड्रियाना उन लोगों से अपने फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह करती है। लेकिन एंड्रयू किसी भी कीमत पर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। तो अब हो चलता है बलि देने का वक्त। तब लेनॉर्ड और सबरीना एड्रियाना के पास आकर उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद लेनॉर्ड एक बार फिर से उन्हें न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जा रहा था कि खतरनाक वायरस फैल रहा है जिसकी चपेट में आकर 8 से 10 साल के बच्चे मर रहे हैं। तभी एंड्रयू नोटिस करता है कि ये न्यूज रिपोर्ट लाइव नहीं बल्कि पहले से ही रिकॉर्ड की गई है और वो कुछ महीने पहले ही इस वायरस के बारे में पढ़ चुका है। तो अब एंड्रयू को लेनॉर्ड के ऊपर शक तो पहले ही था और अब कारण भी मिल गया है, इसलिए अब उसे पूरा यकीन था कि ये सब शुरू से लेकर अब तक झूठ ही बोल रहे हैं। इसी बीच एंड्रयू एरिक को बताता है कि मेरे हाथ की रस्सी ढीली पड़ रही है। वहीं एरिक वैन से कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम इन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेना। तो अब लेनॉर्ड और सबरीना एक बार फिर एरिक और एंड्रयू को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी वो दोनों अपने फैसले पर अटल थे। तो अब कुछ देर बाद जब वो दोनों अपने हाथ की रस्सी खोल लेते हैं, तब एरिक वैन को इशारा करता है और वैन उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए ठीक वैसा ही करती है, जिससे एरिक खुद को बंधन से आजाद कर पाता है। और वहीं एंड्रयू को भी कार की ओर भागने का मौका मिलता है, जहाँ वो अपनी बंदूक लेने की कोशिश करता है। एंड्रयू को भागता देख सबरीना उसके पीछे जाती है और उसे रोकने के लिए उसके पैर में हल्के से चाकू मारती है, लेकिन तब तक एंड्रयू गन को लोड कर चुका होता है और फिर जैसे ही वो सबरीना को डराने के लिए फायर करता है, सबरीना को अपना हथियार छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। तो अब केबिन में वापस आने के बाद एंड्रयू लेनॉर्ड को धमकी देता है कि वो हम सबको यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी अचानक सबरीना दौड़कर एंड्रयू पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस कारण एंड्रयू को अपने बचाव में उसे गोली मार देता है। तो अब सबरीना के मरने के बाद लेनॉर्ड उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि अगली बलि देने का वक्त हो चुका था। अब क्योंकि एरिक और एंड्रयू भी उसके बंधन से आजाद थे, एंड्रयू लेनॉर्ड को गन पॉइंट पर बाथरूम पर लॉक कर देता है और फिर वो दोनों वैन को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही उनकी कार के टायर को काट दिए थे, लेकिन एंड्रयू को यकीन था कि ये लोग भी तो यहाँ पर किसी न किसी गाड़ी से आए ही होंगे, इसलिए वो लोग लेनॉर्ड की गाड़ी ढूंढने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी कुछ ही मिनटों के बाद बाथरूम से खिड़की टूटने की आवाज सुनाई देती है। एंड्रयू को लगता है कि लेनॉर्ड खिड़की तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जैसे ही वो चेक करने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसे लेनॉर्ड वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है कि तभी अचानक से एंड्रयू उस पर हमला कर देता है। तो अब थोड़े से संघर्ष के बाद लेनॉर्ड एंड्रयू से गन को छीन लेता है और एक बार फिर से उन दोनों पर अपना कब्जा बना लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को एक बार फिर से टीवी न्यूज दिखाता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि दुनिया भर के विमान अचानक से आसमान में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर रहे हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर लेनॉर्ड ने यकीन दिलाने के लिए कि ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, लेनॉर्ड उस न्यूज के एक एक शब्द को पहले ही बता देता है जो वो न्यूज एंकर बोलने वाली होती है। इस सब से एरिक को तो समझ आ गया था कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन एंड्रयू को ये सब अब भी एक महज इत्तेफाक लग रहा था। तो अब वक्त हो चलता है एक और बलि देने का। तो लेनॉर्ड हाथ में एक चाकू लिए केबिन से बाहर जाता है और एक बार फिर वो उन दोनों को चेतावनी देता है। वो कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे पास कुछ ही मिनट होंगे, तब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और रह जाओगे सिर्फ तुम दोनों। तो अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को अपनी मर्जी से मरना होगा और यही नीति है। इतना कहने के बाद लेनॉर्ड चाकू से अपने गले को रेत देता है और खुद को मार देता है। तो अब लेनॉर्ड के मरने के बाद पूरी दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो अब इतना सब होने के बाद हमें इन दोनों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, जहां एरिक एंड्रयू से कहता है कि हमें ये करना ही होगा, यानी कि हम में से किसी एक को मरना ही होगा। इसके साथ ही एरिक खुद को सेक्रीफाइस करने की बात भी कहता है। तो अब जब एरिक बलिदान देने के लिए तैयार होता है, तो एंड्रयू उससे बहस करते हुए कहता है कि मानवता बचाने लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग हम जैसे लोगों से नफरत करते और हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तब एरिक एंड्रयू से अपने एक सपने के बारे में बताता है जिसमें उसने एक ऐसी दुनिया के बारे में देखा था जहाँ पर अभी भी लोग जीवित हैं, और कैसे एंड्रयू बूढ़ा हो जाता है और वैन अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुकी है जिस पर उसे गर्व है, और उसे कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल गया है जो उससे उतना ही प्यार करता है जितना हम उससे करते हैं। तो अब तुम ही बताओ, हम अपनी बच्ची को एक शापित जीवन जीने में क्यों मजबूर कर रहे हैं जहाँ एक भी इंसान जीवित ना हो। तो अब एंड्रयू को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है, और जैसे ही एरिक अपनी आखिरी सांस लेता है ये पूरी तबाही रुक जाती है, जिसके बाद एंड्रयू वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।